हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सरफेजी का बेसिक देख लिया था, सारी डेफिनेशंस देख ली थी और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो सरफेजी एक्ट का था उसको डिटेल में समझ लिया था। थोड़ा थोड़ा हमने एआरसीज़ के बारे में भी देखा था और हमने ये भी देखा था कि कैसे एक सिक्योरिटाइजेशन का सारा प्रोसेस होता है। इस वीडियो में सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन नंबर 12 तक हमने पढ़ना है। सारा एआरसी के बारे में पढ़ना है। बेसिकली एआरसीज़ का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कौन करता है, रजिस्ट्रेशन किस ग्राउंड पे कैंसिल हो सकता है, जब एआरसी कोई स्कीम फ्लॉट करते हैं वो उस स्कीम में एक्विजिशन ऑफ राइट्स मतलब इन केस ऑफ एनपीए और अदरवाइज कैसे वो राइट का एक्विजिशन करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखना है कि नोटिस किन केसेस में इशू किया जाता है और नोटिस इशू करने का क्या इम्पैक्ट होता है। इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स भी देखना है। हमने जो सिक्योरिटाइजेशन में प्रोसीजर देखा था कि ऑब्लिगर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का किस तरह से सारा का सारा प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट हमने इसमें एग्जाम्पशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब जो भी सिक्योरिटी रिसीट इशू होती है उसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है, और रिजर्व बैंक के पास क्या पावर है इस पर्टिकुलर एक्ट में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में एआरसीज़ के अगेंस्ट वो क्या क्या एक्शन ले सकती हैं या एआरसीज़ को क्या क्या उनकी बातें फॉलो करनी पड़ती हैं। एडिशनली हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं वो प्लस साथ में कुछ एडिशनल 10 क्वेश्चंस इसी पर सारे बेस्ड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरफेजी एक्ट 2002 मेन एक्ट हुआ था, ये हम देख चुके हैं। 21 जून 2002 को ये फोर्स में आया और एक्सटेंड होता है होल इंडिया। जो एक्ट है उसका प्राइमरी पर्पस है सिक्योरिटाइजेशन, सेकंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इन केस मान लीजिए अकाउंट एनपी हो जाता है तो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट करना है और एक सेंट्रल डाटाबेस क्रिएट करना है सारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट का। सेक्शन 3 to 12B जो है वो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट का, वो एआरसी पे बेस्ड है सारा का सारा। और इसके बाद की जो सेक्शन है वो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। मान लीजिए जो आप फ्रीक्वेंटली बैंक्स में देखते हैं 13(2), 13(4) आप जो देखते हैं सारा का सारा कैसे काम करता है, कैसे नोटिस इशू होता है, 60 डेज नोटिस क्या होता है, रिडम्पशन ये वो XYZ सारा का सारा सेक्शन 39 to 19 में है। और अभी के सेक्शंस में सेक्शन 3 to 12B में सारा का सारा एआरसीज़ के ऊपर है। तो देखिए ये सारे सेक्शन हैं, आप इसमें देख सकते हैं। हम डिटेल हर एक सेक्शन को इस वीडियो में समझेंगे। आप एक बार इस पर कर्सरी लुक ले सकते हैं। ये सारे आपके 12 तक के सेक्शन हैं और इसमें अलग अलग पावर्स दी हुई हैं। 17C मॉड्यूल का इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो एक्ट में अगर हम देखें तो उसके रजिस्ट्रेशन की दो ही कंडीशन प्रेस्क्राइब की हुई है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, जब वो एआरसी कोई बिजनेस कमेंस करेगा तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो वो सर्टिफिकेट लेगा उसमें एक पर्टिकुलर नेट ओन्ड फंड उसको मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगर हम एक्ट की बात करें तो एक्ट में इसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपीज़ दी हुई है, लेकिन इसमें एक ये भी क्लॉज है कि आरबीआई चाहे तो वो हायर अमाउंट को प्रेस्क्राइब कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आरबीआई ने ये अमाउंट जो है ये प्रेस्क्राइब किया हुआ है। 2024 का ये सर्कुलर है आरबीआई का और उसमें 3 ट्रेंचेस दिए हुए हैं जो कि हैं 2022 तक एआरसीज़ हैं उनको नेट ओन्ड फंड की रिक्वायरमेंट 100 करोड़ है। उसके बाद 31 मार्च 2024 में इनको नेट ओन्ड फंड 200 करोड़ मेंटेन करना पड़ेगा और 2026 में 31 मार्च 2026 में एआरसीज़ को नेट ओन फंड 300 करोड़ मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसे ट्रेंच वाइज मेंटेन करना है। तो एज ऑन डेट बात करें तो 31 मार्च 2024 में इसकी वैल्यू 200 करोड़ रुपीज़ है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होगी जो एक्ट में दी हुई है। इसके बाद कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट दी हुई हैं। जब वो सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा तो उससे कुछ एडिशनल चीज़ों का भी कंप्लाई करना पड़ेगा। यानी जब एआरसी की एप्लीकेशन कंसिडर करी जाएगी तो उसे कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस भी करने पड़ेंगे। सबसे पहले एआरसीज़ को जो है लास्ट 3 ईयर में कोई लॉस इनकर नहीं होना चाहिए। सेकेंडली वो एडुकेट अरेंजमेंट करेगी, मतलब जैसे जो एसेट को वो जब एक्वायर करती है तो उसकी रियलाइजेशन के लिए उसके पास एडुक्वेट अरेंजमेंट होनी चाहिए। जो डायरेक्टर हैं उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, उनका एडुक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंस में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। डायरेक्टर्स जो हैं वो किसी ऑफेंस में कन्विक्ट नहीं होने चाहिए जो इन्वॉल्व करता है मॉरल टर्पिट्यूड को। ये सारी की सारी कंप्लाइंसेस उसे एडिशनली जो ऊपर की 2 रिक्वायरमेंट है उसके बाद ये एडिशनल रिक्वायरमेंट भी उसको पूरी करनी है। जो उसका स्पॉन्सर होगा एआरसी का वो डीम फिट होना चाहिए, मतलब इस तरह का पर्सन उसको स्पॉन्सर करेगा। आरबीआई जो है उसका क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेगी। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो
आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म से भी उसको कंप्लाई करना होगा। मीन्स जो आपके 90 डेज़ में एनपीए और ये सारे जो प्रूडेंशियल नॉर्म उसके लिए प्रेस्क्राइब किए जाएंगे उससे भी उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, और ये सारी की सारी कंडीशन उसे कंप्लाई करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो एआरसीज हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन, वो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं। मतलब दोनों टाइप की कंपनीज के लिए, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन के लिए जो कंपनियां हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन नॉर्म सेम है। और आरबीआई चाहे तो डिफरेंट क्लास ऑफ एआरसीज के लिए डिफरेंट नेट ओन्ड फंड की रिक्वायरमेंट भी प्रेस्क्राइब कर सकता है। और एआरसीज जब रजिस्टर हो जाएंगी तो एआरसीज को ये ध्यान रखना है कि जब भी वो कोई सब्सटेंशियल चेंज करती है मैनेजमेंट के अंदर अपना, तो वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उसे आरबीआई को देना होगा। सब्सटेंशियल चेंज का मतलब ये है कि मान के चलिए कि वो अपना कुछ शेयर ट्रांसफ़र करती है, या फिर उसमें कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है, या अपना कोई रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करती है, उनके लिए उसको सब्सटेंशियल चेंज के लिए आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए। जब ये सारी कंडीशनें फुलफिल हो जाएंगी तो एक एआरसी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरबीआई प्रोवाइड कर देगा, और उसमें कंडीशंस कुछ प्रेस्क्राइब कर देगा कि आपको XYZ कंप्लाइंसेस और करने हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन के दौरान ही। नेक्स्ट इसमें आता है कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसलेशन में आपको एक बात याद रखनी है, जिस कंडीशंस पे उसको, जिन जिन कंडीशन पे एक एआरसी को सर्टिफिकेट मिला है, अगर उन कंडीशन का कंप्लायंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई कंपनी है वो सीजीज टू कैरी बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, मतलब उसने लाइसेंस लिया था सिक्योरिटाइजेशन के लिए और एसेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए, अगर वो वही अपना प्राइमरी फंक्शन नहीं करती है, काम नहीं करती है, तो उसका सर्टिफिकेट जो है लाइबल टू बी कैंसल्ड है। नेक्स्ट केस क्या है, इसमें कोई कंपनी है और वो इन्वेस्टमेंट होल्ड करना बंद कर देती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का, इन दैट केस ऑल्सो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। जिन कंडीशंस पे उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला था उन कंडीशन को कंप्लाई ही नहीं करती है, कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड, तो भी उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। या कंपनी फेल कर जाती है आरबीआई की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करने में, या फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एज पर आरबीआई या एज पर लॉ मेंटेन नहीं करती है, या फिर वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को सबमिट नहीं करती है, या आरबीआई को अलाउ नहीं करती है ऐसा करने देने के लिए, या फिर जो सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट का क्लॉज था कि वो सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट करती है और वो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल नहीं लेती है, तो भी इन केसेस में उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसके कैंसलेशन के दो प्रोविजन है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी वो है जिसमें आरबीआई जब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा तो उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कंप्लाइंसेस करने की, यानी अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रही हैं सारी चीज़ें तो वो उसका आउटराइटली कैंसिल कर देगा। सेकंड पार्ट इसमें है कि वो एआरसीज को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि जो जो डिफ़ॉल्ट उसने किए हैं उससे वो कंप्लाई कर ले, लेकिन उन केसेस में भी आरबीआई पावरफुल है, आरबीआई चाहे तो उनको बिना किसी अपॉर्चुनिटी के, बिना किसी रेक्टिफिकेशन अपॉर्चुनिटी के उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो सबसे पहला कौन सा है कि विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी, मतलब उन एआरसीज को कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले रेक्टिफिकेशन की और आउटराइटली उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए। वो सारे केसेस कौन से हैं जिसमें वो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस नहीं करता है, या फिर वो जो एआरसी है वो इन्वेस्टमेंट होल्ड नहीं करती है ऑन बिहाफ ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, आरबीआई की किसी कंप्लाइंस और डायरेक्शन को वो कंप्लाई करने से फेल कर जाता है, या फिर अकाउंट्स जो है आरबीआई के डायरेक्शन पे मेंटेन नहीं करता है, या फिर अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आरबीआई को नहीं प्रोवाइड करता है। अब सेकंड कैटेगरी, इसके अलावा जो जो पार्ट हैं रजिस्ट्रेशन के, अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको कंप्लाई करने की, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें स्टिल आरबीआई के पास पावर है कि विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी दिए उन्हें उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिनाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें है क्या एआरसी को कोई राइट ऑफ अपील है। ऑब्वियसली इसमें एआरसीज को राइट ऑफ अपील दिया हुआ है अगेंस्ट द कैंसलेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। वो चाहे तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर जब उन्हें कम्युनिकेट होगा उसके 30 डेज़ में चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो अपील कर सकते हैं, और उनकी अपील को रिजेक्ट करने से पहले एक बार गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी होगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन उठ सकता है कि सर मान लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो क्या वो अपना जो एआरसी था, वो जो पिछला बिजनेस पहले कर रही थी और जो उसने सारा बिहाफ पे पैसा रेज किया हुआ था, क्या वो सब भी सीज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर रिजेक्शन होता है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रजिस्ट्रेशन है
उसके कैंसिल होने पर जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जब तक अपने ड्यूज वगैरह क्लियर नहीं करती है इन्वेस्टर के, वो एआरसी ही रहेंगी। नेक्स्ट पार्ट है कि एआरसी जो है फाइनेंशियल एसेट्स में राइट ऑफ इंटरेस्ट कैसे एक्वायर करती हैं। एआरसी जो हैं वो डिबेंचर और बॉन्ड को इशू करेगी, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक एग्रीड अमाउंट पे वो बॉन्ड और डिबेंचर इशू कर देगी और उस अंडरलाइंग सिक्योरिटी को एक्वायर कर लेगी। या वो डायरेक्टली एग्रीमेंट कर सकती है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, एक फाइनेंशियल एसेट उसके पास ट्रांसफ़र कर दी जाए, जो भी उन दोनों के बीच में कंडीशंस होंगी। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी ऐसा कोई एग्रीमेंट होगा एआरसीज और बैंक के बीच में, तो उस केस में स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्प्टेड है। लेकिन ये स्टाम्प ड्यूटी तभी एग्जम्प्टेड है जब उस एक्विजिशन का पर्पस एसेट रिकंस्ट्रक्शन हो या सिक्योरिटाइजेशन हो। और इस तरह की एक्विजिशन का क्या मीनिंग होता है, इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि एक तरह से एआरसी उसका लेंडर बन जाएगा, यानी जो राइट एंड लाइबिलिटीज़ बैंक के पास थे वो सारे राइट और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो एआरसीज के पास हो जाएंगे। यानी जो ऑनगोइंग केस चल रहे थे वो सारे ऑनगोइंग केस एआरसीज अब हैंडल करता है। अब वो डीआरटी के पास चाहे तो अपना नाम भी सब्स्टिट्यूट करवा सकता है, वो सारे केसेस वो एआरसी उसके बिहाफ पे लड़ सकता है। सिंपली उसको रिडीम्शन की भी पावर मिल जाएंगी, यानी जो बैंक के पास जितनी भी पावर थी वो सारी की सारी पावर शिफ्ट हो जाएंगी एआरसीज के पास। तो क्या सर इसमें नोटिस देने की नीड है ऑब्लिगर को? ऑब्लिगर यानी यहाँ पर बोरोवर, या देखिए इसमें दो सिनेरियो पॉसिबल है। एक सिनेरियो जब बोरोवर जो है, ऑब्लिगर जो है, वो कोई कंपनी है या फिर वो कोई इंडिविजुअल है, यानी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप कोई भी हो सकता है। अब नोटिस देने का इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे ही वो एआरसीज मान लीजिए उसको नोटिस देती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो नोटिस का पर्पस क्या होता है कि जब एआरसी ने उसको एक्वायर कर लिया तो जो फंड बैंक के पास वो अपना रीपे कर रहा था बोरोवर, तो वो अब एआरसी को प्रोवाइड करना शुरू कर दे। तो बेसिकली एआरसी चाहे तो नोटिस दे सकती है और एआरसी चाहे तो नोटिस नहीं भी दे सकती है। तो नोटिस देने का कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा इंडिविजुअल और कंपनी के बीच में, अगर वो इंडिविजुअल को नोटिस देती है या नहीं देती है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो कंपनी के केस में अगर उसको नोटिस इशू करती है तो उसे वो एक नोटिस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी देना पड़ेगा कि हमने इस पर्टिकुलर कंपनी को बारे में नोटिस दिया है और ये सारी इसकी बैंक्स की जो एसेट थी हमारे पास ट्रांसफ़र हो गई है। सिमिलर टाइप का नोटिस उसे आरओसी को भी देना पड़ेगा। और अगर वो नोटिस नहीं भी देती है तो जो पैसा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एक बोरोवर जमा कर रहा था वो पैसा एक ट्रस्ट के रूप में होल्ड करना शुरू कर देंगे और वो पैसा वो एआरसीज को ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट इसमें है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को फंड रेज करने के लिए सिक्योरिटी रिसीट इशू करने होंगे। जो अंडरलाइंग एसेट है उसको वो उसने बाय करना है और वो सारा का सारा काम सिक्योरिटी रिसीट के थ्रू होगा। और इस सिक्योरिटी रिसीट के परचेज में सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ऐसी कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल जिसको आरबीआई स्पेसिफाई करेगा। यानी अगर मैं बोलूँ तो जो ये सिक्योरिटी रिसीट्स हैं ये जनरल पब्लिक को इशू नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत टेक्निकल है। तो पब्लिक के केस में वो एक बहुत ही रिस्की प्रपोजिशन हो सकती हैं। और इस फंड को रेज करने के लिए एआरसीज जो हैं वो एक स्कीम को फ्लोट करेंगी जिसमें क्वालिफाइड बायर्स जो हैं वो हिस्सा लेंगे और हर स्कीम के लिए, हर इंडिविजुअल स्कीम के लिए एक अलग अकाउंट उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्या सर ये जो सिक्योरिटी रिसीट्स हैं इनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? देखिए सेक्शन 17 पहले भी हमने देखा था। सेक्शन 17 में जहाँ बात की थी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए कि किस किस डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इन केस ऑफ, अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ, कोई भी 100 रुपीज़ से ज़्यादा का इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी राइट क्रिएट होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। लेकिन इन केस ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स इस एक्ट में उसको एग्जम्पशन दी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि वो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट अगर उसमें है तो वो एग्जम्प्टेड होगा रजिस्ट्रेशन से। लेकिन जहाँ पर डिवाइडेड इंटरेस्ट आ जाएगा तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि सिक्योरिटी रिसीट के केस में रजिस्ट्रेशन जो है वो एग्जम्प्टेड है, और जब बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बीच में एग्रीमेंट होगा एक्वायर करने का तो उस केस में स्टाम्पिंग जो होती है, स्टाम्प ड्यूटी यानी
इंडियन स्टाम्प एक्ट के थ्रू जो स्टाम्प ड्यूटी या फिर स्टेट के पर्टिकुलर जो भी स्टाम्प ड्यूटी का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्प्टेड है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सिक्योरिटी रिसिट के केस में रजिस्ट्रेशन, और जब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बीच में एग्रीमेंट होगा तो उस केस में स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट इसमें आता है कि ARCs के पास क्या क्या पावर है, कैसे वो क्या मेजर ले सकती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो देखिए, वो जो भी बिजनेस को एक्वायर करेगी उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकती है, बिजनेस का उसका टेक ओवर कर सकती है मैनेजमेंट का, और सारे की सारी पावर्स जो एक बोरोवर के पास होते हैं उस बिजनेस को मैनेज करने के, वो इनके पास आ जाएंगे। कोई भी बिजनेस का पार्ट उसको सेल कर सकता है, लीज कर सकता है, कोई भी उसके ऊपर डेट थी तो उसको रीशेड्यूल करवा सकता है। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इन केस वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है जिस एसेट को उसने एक्वायर किया है, तो जब सिक्योरिटी को इन्फोर्स कराने की बात आएगी तो वो पावर्स भी हैं ARCs के पास चली जाएंगी। कोई ड्यूज़ है तो उसको सेटलमेंट कर सकता है, और जो उसके सिक्योर्ड एसेट हैं उनकी पोजेशन लेने की पावर भी ARCs के पास आ जाएंगी। मतलब यानी बैंक्स के पास जो रिकवरी मेजर्स अवेलेबल थे, जिन रिकवरी मेजर्स के थ्रू बैंक सारा का सारा एक लोन को, NP लोन को हैंडल करता है, वो सारे के सारे रिकवरी मेजर ARCs भी ले सकती हैं। और ये सारे के सारे प्रोविज़न वहाँ एप्लीकेबल होंगे जहाँ पर सिक्योर्ड एसेट उनके पास अवेलेबल होगी, तभी ये सारे के सारे रिकवरी मेजर वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये सब रिकवरी मेजर इम्प्लीमेंट करते वक्त वो ARC लोन एग्रीमेंट्स को वायलेट नहीं कर सकती है, यानी लोन एग्रीमेंट को अडेयर करते हुए ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट इसमें है कि अगर मान लीजिए बैंक और ARC के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसे कहाँ रेफ़र करना है। तो देखिए, इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ARCs एंड बैंक, ये सारा का सारा हैंडल होगा आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट के थ्रू। लेकिन ये वाली चीज़ एप्लीकेबल है बैंक और ARCs पे। इन केस मान लीजिए बोरोवर के साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो वो जिस मर्जी कोर्ट में चाहे, मतलब जिसमें उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है ऑब्वियसली, उस केस में वो अपील कर सकता है। लेकिन बैंक्स और ARCs के केस में उसको आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा दोनों को। ARCs को रेगुलेट करने की पावर किसके पास है। तो देखिए, ARC को जो रेगुलेट करने की सारी पावर जो है वो RBI के पास वेस्टेड है। तो RBI चाहे अंडर सरफेजी एक्ट वो 12A, मतलब सेक्शन 12A 12B में वो पॉलिसी डिटरमाइन कर सकता है ARCs के लिए, वो डायरेक्शंस दे सकता है ARCs को, और सारा प्रोसीजर भी प्रेस्क्राइब कर सकता है कि एसेट कैसे कैसे ARCs एक्वायर कर सकती हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मंगा सकता है, और ARCs के ऊपर ऑडिट और इंस्पेक्शन भी कर सकता है। तो ये सारा ओवरव्यू था कि ARCs कैसे रेगुलेट होती हैं। अब सारा का सारा जो हमने कंटेंट पढ़ा है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है कि एन ARC नीड्स रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI फॉर कमेंसमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। तो ये बिल्कुल ट्रू है। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि कमेंसमेंट के लिए दो मेजर चीज़ें करनी हैं उसको, एक नेट ओन्ड फंड मेंटेन करना है और उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराना है RBI के साथ। फिर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स थी वो उसको पूरी करनी है, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो कमेंसमेंट के लिए उसको RBI के पास रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो इसका आंसर है ट्रू। सेकंड, इसमें क्या है कि राइट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज सब्जेक्ट टू प्रायर एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट अबाउट द एसेट। देखिए, इसका है फॉल्स। ऊपर अभी देखा है हमने इसको कि जब वो ARC कोई एसेट को एक्वायर करेगा तो भले ही उसके एग्रीमेंट में ऐसा लोन एग्रीमेंट में ना लिखा हो, लेकिन स्टिल ARCs के पास पावर है उसको एक्विजिशन की, और ये पावर सरफेजी एक्ट के थ्रू उन्हें मिली है। एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय ARC इज़ विद लाइबिलिटी ओवर द एसेट। ये देखिए फॉल्स है। लाइबिलिटी ओवर द एसेट का मतलब क्या है, किसी ARC ने मान लीजिए किसी एसेट को एक्वायर किया है, तो अब उस एसेट को एक्वायर करने के टाइम मान लीजिए वो पेमेंट जो है बोरोवर नहीं देता है, तो क्या उसकी जिम्मेदार भी ARC होगी? तो ऐसा नहीं है। तो ARC विद लाइबिलिटी नहीं टेक ओवर करती है उसको। फॉर ईच एसेट एक्वायर्ड टू बी एक्वायर्ड द ARC देयर शुड बी अ सेपरेट स्कीम। हर एक के लिए सेपरेट स्कीम उसे बनानी होगी। व्हेन ARC इशूज सिक्योरिटी रिसिट द होल्डर देयर ऑफ इज एंटाइटल्ड टू अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था ARC जब उसका सिक्योरिटी रिसिट इशू करती है तो उसे फाइनेंशियल एसेट में अनडिवाइडेड इंटरेस्ट मिलता है, और जब वो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट होता है तो ही सेक्शन 17 में
रजिस्ट्रेशन का एग्जम्पशन मिलता है। द सिक्योरिटी रिसिट इशूड बाय ARC रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। तो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के केस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स है। एनी डायरेक्शन इशूड बाय RBI अंडर द सरफेसी एक्ट हैज़ अ, उसका देखिए लीगल इफेक्ट है जो भी वो इशू करेगा, क्योंकि अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है तो ऑब्वियसली उस पर कार्रवाई हो सकती है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो इसे बोल सकते हैं कि उसका लीगल इफेक्ट है, स्टैट्यूटरी इफेक्ट है। एंड इज डैश ऑन द पार्टी, ये बाइंडिंग है, उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, जब भी इसका स्टैट्यूटरी इफेक्ट है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सरफेसी एक्ट व्हाट हैव द एग्जिस्टिंग कंपनी डू अबाउट द रजिस्ट्रेशन विद RBI। तो ऑटोमेटिकली डीम्ड रजिस्टर्ड नहीं होगा, दे आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप फंक्शनिंग, ये भी नहीं होगा। एग्जिस्टिंग कंपनी डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, ये भी नहीं होगा। तो जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी थी दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जैसे ही ये एक्ट आ जाएगा तो एग्जिस्टिंग जो भी कंपनी थी उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विदाउट गिविंग अ हियरिंग अपॉर्चुनिटी। तो 2 कैटेगरी इसमें मैंने बताई थी कि जिसमें एक आउटराइट पावर है RBI के पास रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की, और एक कैटेगरी वो है जहां पर RBI एक मौका देगा कंप्लायंस करने का। अगर कंप्लाई हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहता है, तो अदरवाइज कैंसिल हो जाता है। तो ये कौन सी कैटेगरी है? द कंपनी डू नॉट कीप अकाउंट एज पर RBI नॉर्म्स। इस केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, लेकिन उसे हियरिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। द कंपनी सीज टू कैरी ऑन बिजनेस सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये सबसे मेजर कंडीशन थी, शुरू में ही हमने देखा था कि अगर वो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक बिजनेस ही नहीं करता है तो विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर बी है। तो इस तरह से हमने ARCs का सारा बेसिक देख लिया, और ARC का जो मेन सेक्शन थे, सेक्शन नंबर 3 to 12 हमने सारा समझ लिया। इसमें उस पर बेस सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। मॉड्यूल हमारा इसमें इजीली सॉल्व हो रहा है सारी के सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। इसी पे बेस्ड कुछ एडवांस क्वेश्चन 10 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी RCs के बारे में।